चलिए आज हम क्लास 10th का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले आधा पढ़ लिए थे, पहला चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद, और शेष जो बचा हुआ था उसको हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि वर्ग दशम का है। राष्ट्रवाद की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। क्या स्थापित करती है? प्रेम और एकता को स्थापित करती है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, इससे पहले ही बताए थे कि देश से स्नेह करना, प्रेम का लगाव रखना, ये भी राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा अपना इच्छा से जैसे भी देना है, लेकिन सिंपल भाषा में देना है। ठीक है, अब आगे चलिए। इसमें दिया गया है गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार माना जाता है। पूछेगा सवाल कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे माना जाता है? तो गैरिबाल्डी को, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। अब ये तो टॉपिक छोटा था, आगे बढ़ते हैं। मैजनी कौन था? सवाल इस प्रकार से पूछेगा राष्ट्रवाद चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से एक सवाल पूछेगा, मैजनी कौन था, इसके बारे में लिखिए। तो मैजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मैजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। वे साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। ठीक है, अब पूछेगा योग्य सेनापति कौन था? मैजनी। ठीक है, पूछेगा इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया है? मैजनी को। और बात समझिए, वह राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। तो सवाल पूछेगा, सवाल ऐसे ही पूछेगा, कहेगा कि यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया? तो मैजनी ने किया। ठीक है, सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा। जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। एक नंबर 2 नंबर लिख के देना, या तो नहीं लिखिए। जर्मनी 19वीं शताब्दी के पूर्व में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र थी, जिनमें छोटे छोटे 300 राज्य थे। कितने राज्य थे? 300 छोटे छोटे राज्य। उनमें राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव था तथा ऑस्ट्रियाई नीति जर्मनी के एकीकरण के पूर्णतः विरुद्ध थी। इसके विरुद्ध थी? ऑस्ट्रिया नीति जर्मनी के एकीकरण के पूर्णतः विरुद्ध थी। जब जब जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, उन्हें ऑस्ट्रिया ने शक्ति के बल पर दबा दिया। ठीक है, ये जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं हैं। अगला सवाल पूछेगा, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग नेपोलियन युग के बाद के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा। इससे और आगे बढ़ना चाहता है तो यूरोप के इतिहास में 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे उत्तर देना है मेटरनिक युग का परिभाषा। अब तुम्हारा इच्छा कि ऊपर वाला उत्तर दो या नीचे वाला उत्तर दो। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या है? तो लिख देना है निम्नलिखित कारण है। एक नंबर में लिख देना लुई फिलिप की महत्वाकांक्षा। दूसरा नंबर लिख देना है गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना। तीसरा कारण लिखना है फ्रांस में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति। यही 3 कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, तो इतना जो हम पढ़ा है अच्छा से लिख देना है एग्जाम में। ठीक है, ये सब 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 मार्क्स का जो है सवाल अभी बाकी है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि जैसे पूछा जाएगा इटली के एकीकरण के बारे में बताइए। ठीक है, लेकिन यहीं पर आज छोड़ देते हैं।